अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 15 का ये लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हमने आर सी सीरीज सर्किट जो है वो डिस्कस करना है। हमारा प्रीवियस लेक्चर आर एल सीरीज सर्किट के ऊपर था। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं सीखा है, वो नहीं देखा है और ये लेक्चर पहले देख रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वो देख लें। अगर वो समझ गए तो ये उसकी बिल्कुल कॉपी है, कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी और साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे वहाँ मैंने तफसील से बात की है, यहाँ पे मैं सिर्फ उनका जिक्र करूंगा, उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इसलिए पहले वो सर्किट सीखें और फिर इसके ऊपर आए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे भी डिफाइन कर लेना है इस सर्किट को, और जो इसकी डेफिनेशन है वो इसके नाम से हमें मिल रही है, आर सी सीरीज सर्किट। मतलब एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आर, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी, इनको सीरीज के अंदर जो है वो कनेक्ट कर दें तो जो सर्किट बनता है उसको आर सी सीरीज सर्किट का नाम देंगे। जैसे आप सीरीज सर्किट बना रहे हो इन दोनों का, वैसे ही आर और सी का पैरेलल सर्किट भी बना सकते हैं। दूसरे हिस्से में हमने जाना है एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में, और इसमें ए बी सी 3 सब हेडिंग्स हमने कवर करनी है। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कि हम आर सी सर्किट जो है वो बना लें, इसके डायग्राम बना लें। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आर, उसको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया और इन दोनों को स्टूडेंट्स एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ दिया। ये इसलिए कि ये सर्किट जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ऑपरेट करेगा। स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पे आर एल ने लिखा है, आर सी होना चाहिए, तो आर सी सीरीज सर्किट में वो तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी जो किसी भी सीरीज कम्बिनेशन में नॉर्मली मौजूद होती हैं। यानी आर और सी के अक्रॉस जो करंट फ्लो है वो सेम रहेगा, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है आर और सी का, वो अलग अलग होगा। यही चीज़ हमने आर एल जो सर्किट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है वहाँ पे भी बात की थी। चूंकि स्टूडेंट्स वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आर के अक्रॉस और सी के अक्रॉस अलग अलग है, तो हमें एक रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना होगा। उस रिजल्टेंट वोल्टेज को हम वी से रिप्लेस कर देते हैं और ये इक्वल होगा जी वेक्टर सम। वेक्टर सम किसकी? जो वोल्टेज आर के क्रॉस है और जो वोल्टेज सी के क्रॉस है, इसको एक वेक्टर के तौर पे लेंगे और उनका सम ले लें। उसका जो वेक्टर सम आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, वो होगा स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वोल्टेज, उसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी आर के अक्रॉस और वी सी के अक्रॉस वोल्टेजेस है, इनका हमने रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल लेना है। अगर इनका रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है तो पहले इनको एक फेजर डायग्राम देनी होगी, इनके वेक्टर्स को अरेंज करना होगा अकॉर्डिंगली जैसे ये मौजूद हैं। उसके लिए हमें चाहिए है रिलेशनशिप वी और आई के दरमियान में। तो स्टूडेंट्स अगर प्योर रेजिस्टर की बात की जाए तो उसमें जो वी आर है और उसमें मौजूद करंट, ये इन फेज होते हैं। इन दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंस 0 होता है, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल है। ऐसा करते हैं कि हम एक डायग्राम बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके बिल्कुल सामने आपके लिए बना दूं। तो हम एक्स एक्सेस ले लेंगे और एक्स एक्सेस के ऊपर हम उस जो कंपोनेंट है उसके चीज़ों को लिखने जा रहे हैं, वेक्टर्स को लिखने जा रहे हैं जो पैरेलल हो। तो हमने देखा कि जो रेजिस्टर है उसमें वी और आई पैरेलल है, तो स्टूडेंट्स इसका इतना सा हिस्सा हम दे देते हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स वोल्टेज है आर के क्रॉस, और जो अगला हिस्सा है वो हम रेफर कर देते हैं आई के लिए, क्योंकि हमने कहा कि एक रेजिस्टर में वी आर और आई पैरेलल होते हैं तो ए की लाइन के ऊपर आने चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर आने चाहिए। अब जिक्र करें अगर हम स्टूडेंट्स वी सी का, तो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो लैग करता है, करंट लीड करता है, और करंट में और वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का होता है। अब करंट के लिए तो हमने यहाँ पे एक लाइन जो है वो शो कर दी है। अगर हम वोल्टेज के लिए जो वी सी वोल्टेज है उसके लिए लाइन यानी वेक्टर ड्रॉ करें, तो इसके लिए हमें देखना होगा कि आई जो हमने शो किया और वी सी, इनमें रिलेशनशिप क्या है। वी सी चूंकि लैग करता है तो इसलिए इसको नीचे बनाएंगे। ये पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में भी एलैबोरेट किया था, इसको नीचे बनाएंगे। और आई और वी के दरमियान में जो एंगल लेंगे वो फेज डिफरेंस जितना लेंगे। वी सी और आई कैपेसिटर में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रखते हैं, लिहाजा ये जो नीचे लाइन हमने ड्रॉ की है वी सी के लिए, ये एक तो रिप्रेजेंट करी कि लैग कर रहा है, नीचे ड्रॉ की, -7 लगा दें लैगिंग को शो करने के लिए, और आई और इसके दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब दो वेक्टर्स हमारे पास आ गए,
तो इन दो वेक्टर्स को लेके इनका जो रिजल्टेंट है वो निकाला जा सकता है। अब रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो, जो पहला वेक्टर है स्टूडेंट उसका आप हेड और दूसरे वेक्टर की टेल इनको मिलाते हो और रिजल्टेंट जो है आप ले लेते हो। यहाँ पे ऑलरेडी जो वी आर और वी सी हैं ये इसी तरह से अरेंज्ड हैं, तो इनका रिजल्टेंट लेने के लिए हमें बस एक और लाइन जो खींचनी है, पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट यानी v को। और यही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लाइन वी आर के लिए, इसी के आगे आप आई भी मार्क कर सकते हो, और ये जो नीचे की तरफ लाइन है ये स्टूडेंट्स वी सी के लिए माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये लैग कर रहा है, और स्टूडेंट्स ये जो है वो रिजल्टेंट के लिए, और रिजल्टेंट जो है उसको v से रिप्रेजेंट करें हम, और यहाँ पे z जो है इस पूरे सर्किट की इम्पिडेंस है, पूरे सर्किट की ऑपोजिशन है, इसका जिक्र थोड़ी देर बाद में करते हैं। बहरहाल आपको ड्रॉ करना आ गया कि आप किस तरह से ड्रॉ करोगे इनके जो वेक्टर्स हैं, और ये प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने देखा है तो वहाँ पे भी यही चीज़ थी, सिवाय वहाँ पे लीड था, यहाँ पे लैग आ गया वोल्टेज जो है। तो स्टूडेंट्स इन चीज़ों को हम अब लिखेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो बन सके। तो जो कैपेसिटर है उसमें वी सी लैग करता है, अभी आपने देखा करंट को लैग करता है बाय 90 डिग्री, और वी जो है रिजल्टेंट अगर हमने निकालना है वो जो कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के इक्वल होगा, तो उसके लिए हमें वी आर और वी सी का वेक्टर सम लेना होगा। ये वही डायग्राम है जो अभी आपने सीखी। अभी एक ट्राइंगल बन गई है ए बी सी, और इस ए बी सी ट्राइंगल के ऊपर हम जो पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि v है तो उस v का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे वी सी के स्क्वायर और प्लस वी आर स्क्वायर, यही चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो। नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, और दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, और दूसरी तरफ आप स्क्वायर रूट मेंटेन कीजिए, और फिर आप वी आर और वी सी की वैल्यूज़ पुट कर लीजिए। वी आर हम अलग से निकाल चुके जब रजिस्टर पढ़ रहे थे, वी सी अलग से निकाल चुके जब हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे। तो वी आर इक्वल है आई आर के, वी सी इक्वल है आई एक्स सी के, जहाँ पे एक्स सी जो है ये शो कर रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटर, और जो आर है ये इम्पिडेंस है रेजिस्टर की, यानी ये रेजिस्टेंस है, ऑपोजिशन है। तो ये वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट आप स्क्वायर को सॉल्व कर लीजिए, आई और आर का स्क्वायर, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व कीजिए आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। अगर आप देखो दो टर्म्स में आई स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो इसको आप कॉमन निकाल लीजिए, वो बाकी चीज़ें ब्रैकेट में आ जाएंगी। नेक्स्ट आप ये दो फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दो फैक्टर्स को जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका स्क्वायर रूट दे के आप अलग अलग लिख सकते हो, तो इनको अलग अलग स्क्वायर रूट के साथ लिख दिए। स्क्वायर रूट और जो स्क्वायर है आई का ये कैंसिल हुए, तो आई अकेला, और साथ जो दूसरा फैक्टर है वो उसी तरह से मौजूद है। अब हमने आई एक तरफ करना है, तो ये पूरा फैक्टर इधर ला के डिवाइड कर दीजिए, तो आई इक्वल हो जाएगा वी ओवर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। और इससे मिलती जुलती डेरिवेशन हमने आर एल थ्री सर्किट में सीखी थी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर है ये किस तरह से इक्वल टू ऑपोजिशन है, तो वो चीज़ यहाँ पे भी रिपीट होगी। ये पूरे का पूरा जो फैक्टर है ये इस सर्किट की ऑपोजिशन है, जिसको हम इम्पिडेंस का भी नाम देते हैं। तो ये वो ऑपोजिशन है जिसका सामना करंट को करना पड़ेगा। करंट जब इस सर्किट से फ्लो होगा तो उसको जिस ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा वो ऑपोजिशन इस फैक्टर से हमें मिलती है, और इसको हम इम्पिडेंस ऑफ आर सी थ्री सर्किट का नाम देते हैं। इसको भी हम जी से इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने इंडिकेट किया था। और इसको अगर आपने मेजर करना है, चूँकि ये ऑपोजिशन है और इसके वही डायमेंशंस हैं जो रेजिस्टेंस के डायमेंशंस होते हैं, तो आप जी को भी ओम्स में मेजर करते हो। तो ये जो पूरा फैक्टर है स्टूडेंट्स ये जी से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि हम इसको जी से सिंबलाइज कर रहे हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया जी। अब अगर हम फेजर डायग्राम को लें इन तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, बल्कि आप यूँ देखिए कि जो रेजिस्टर है लगा हुआ उसकी जो ऑपोजिशन है उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं। जो कैपेसिटर लगा है उसकी तरफ से जो स्टूडेंट्स उसकी ऑपोजिशन है करंट फ्लो के लिए, उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं, या इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटर का नाम देते हैं, उसको एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो होगी कंपोनेंट्स की जो ऑपोजिशंस हैं। इन दो ऑपोजिशंस को मिला के एक रिजल्टेंट ऑपोजिशन निकलती है जो कि पूरे सर्किट की इम्पिडेंस है, पूरे सर्किट की ऑपोजिशन है, जिसको यहाँ जी से हमने रिलेट किया है। तो अब इन तीन चीज़ों को आप वेक्टर की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहीं पे आपको बना के भी दिखा देता हूँ
स्टूडेंट्स जिस वेक्टर को, बल्कि जो हमने डायग्राम ऊपर बनाई थी उसी को इस्तेमाल करते हैं, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वी आर है, जो वेक्टर वी आर के लिए आपने लिया, वहाँ पे आप आर जो है वो शो कर दीजिए, और जहाँ पे आपने वी सी मैंशन किया है वहाँ आप एक्स सी मैंशन कर दीजिए, और जहाँ वी है वहाँ आप जी मैंशन कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि इस ऊपर जो बुक में डायग्राम है उसमें इस लाइन के ऊपर जी क्यों लिखा गया था। तो स्टूडेंट्स लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम इसको एक नाम देते हैं कि जो ट्रायंगल बनेगी आर एक्स सी और जी को लेके, इसको इम्पिडेंस ट्रायंगल ऑफ आर सी सीरीज सर्किट का नाम देंगे। और स्टूडेंट्स हम इसको डायग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर ऑलरेडी मेंशन है, एक्स सी भी मेंशन है, जी भी मेंशन हो गया। अब आप देखो स्टूडेंट्स, तो जो करंट है आई और जो रिजल्टेंट वोल्टेज वी है, इसके दरमियान में आपको एक फेज एंगल जो है वो एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो फेज एंगल है जिसको हम फाई से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस एंगल को हमने निकालना है, ये फेज एंगल तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि जो आर सी सीरीज सर्किट है इसमें ओवरऑल जो करंट और वोल्टेज है ये आउट ऑफ फेज है और इनके दरमियान में फेज एंगल फाई है, इसी को हमने निकालना है। अब यहाँ ये भी बता देते हैं कौन इसमें लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। तो आप देखो कि जो वी वाला जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है ना, तो इसका मतलब है कि वी जो है वो लैग कर रहा है और आई जो है वो लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ फाई। तो ये चीज़ हम यहाँ इंट्रो में इस हेडिंग जो दूसरी सब हेडिंग है हमारे एक्सप्लेनेशन की, इसके स्टार्ट में मेंशन करेंगे कि जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है बिहाइंड द करंट, और जो एंगल है इन दोनों के दरमियान में वो फाई है। तो उस एंगल को निकालना है स्टूडेंट्स, तो टेन थीटा वाला जो रिलेशनशिप है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थीटा की जगह यहाँ पे फाई आ जाएगा, तो टेन फाई इक्वल्स टू वी सी ओवर वी आर। चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो वी सी माइनस में, तो माइनस वाली बात जो है यहाँ पे चलती रहेगी, यानी एक तरह से आप बता रहे हो कि जो वी सी है वो सर्किट में लैग करता है बिहाइंड द करंट, या सिंपली लैगिंग को यहाँ पे माइनस इंडिकेट कर रहा है। एनीवेज, तो स्टूडेंट्स अगर हमने ये टेन फंक्शन बनाना है, तो टेन फंक्शन होता है परपेंडिकुलर और बेस का। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो वी सी है और जो बेस है वो है स्टूडेंट्स वी आर। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप हमने बना लिया और टेन फंक्शन के इक्वल, और टेन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा और ब्रैकेट में ये पूरा पार्ट आ गया, और माइनस साइन अगेन लैगिंग को इंडिकेट कर रहा है। वी सी और वी आर की वैल्यूज पुट कीजिए जो ऊपर भी आपने देखी हैं। तो वी आर और वी सी की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी स्टूडेंट्स, तो आई को कैंसिल कर देगा और जो बाकी पार्ट है वो बच गया। तो ये वो रेशो है स्टूडेंट्स जिसके ऊपर जो फेज है, फेज एंगल है, फेज डिफरेंस है, रिजल्टेंट वोल्टेज और उससे आने वाला करंट, उनके दरम्यान में जो फेज एंगल है वो इस रेशो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये रेशो स्टूडेंट्स जितनी बड़ी होगी जो फेज डिफरेंस है वो भी उतना बड़ा होगा, क्योंकि एक बड़े नंबर को जब आप एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट भी बड़ा आता है, और एक छोटे फैक्टर को जब आप एक चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो रिजल्ट छोटा आता है। मींस ये रेशो जितनी बड़ी होगी जो फेज डिफरेंस है वो भी उतना बड़ा होगा। स्टूडेंट्स अब हम एक्सप्लेनेशन में पार्ट सी की तरफ आते हैं और पावर को डिस्कस करते हैं। जब अलग से प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो तो पावर कंज्यूम करता है, अलग से प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो तो पावर कंज्यूम नहीं करता। दोनों को मिला के एक आर सी सीरीज सर्किट बनाए तो क्या वो सर्किट आर सी सीरीज सर्किट के पावर कंज्यूम करेगा? तो आंसर है यस, वो पावर कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टर लगा हुआ है। रेजिस्टर जब अलग से पावर कंज्यूम करता है तो सर्किट के अंदर कॉम्बिनेशन में आएगा तो भी वो पावर कंज्यूम करेगा। तो अब हम अलग से निकाल लेते हैं कि जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है उसकी पावर कितनी होती है और कैपेसिटर की, फिर उन दोनों को ऐड करके एवरेज पावर हम निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि जो पावर फैक्टर है एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए वो इक्वल टू 1 आता है। कैसे? रेजिस्टर में जो करंट है और वोल्टेज ये होते हैं इन फेज, मतलब दोनों के दरम्यान में एंगल होता है 0, और काज में पुट करें काज 0 डिग्री तो आंसर आता है 1। अब काज यहाँ पे क्यों यूज किया, साइन क्यों नहीं लिया, टेन क्यों नहीं लिया? तो इसका आंसर मैं प्रीवियस लेक्चर में जो RL सीरीज वाला लेक्चर है उसमें दे चुका हूँ। यहाँ पे हम उसको डायरेक्ट उस नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे। देन अगर प्योर कैपेसिटेंस सर्किट के लिए इस्तेमाल करें हम इसी बात को, तो स्टूडेंट्स एक कैपेसिटर में जो करंट और वोल्टेज आउट ऑफ फेज होते हैं और दोनों के दरम्यान में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है,
तो cos 90 लगाएं तो आंसर आता है 0। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए हम देखा कि जो पावर फैक्टर है इक्वल टू 1 है, इसका मतलब मैक्सिमम पावर जो वो कंज्यूम हो रही है, इसको हम पावर होती है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, एक फार्मूला ये है, और भी है, लेकिन वोल्टेज और करंट की प्रोडक्ट इक्वल टू पावर है, तो V इंटू आई लगा दें तो ये पावर आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पे रेजिस्टिव के लिए पावर एग्जिस्ट कर रही है, पावर कंजप्शन, तो हम साथ बताएंगे कि इक्वल टू ये P आएगा। अब जो V और I है ये इनकी पीक वैल्यूज़ हैं, तो VM यहाँ पे लिख लीजिए और साथ IM लिख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो पावर कंजप्शन है वो है, क्योंकि पावर फैक्टर जो है वो इक्वल टू 1 आ रहा है। जब आप प्योर कैपेसिटर के लिए बात कर रहे हो, रिजल्ट 0 है, तो इसका मतलब है कि P इक्वल टू यहाँ पर रहेगा 0। तो अब आपको अलग मालूम होगी वैल्यू, R के लिए अलग वैल्यू मालूम होगी, C के लिए, दोनों को ऐड करके आप एवरेज निकालो। तो एवरेज होता है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो दो क्वांटिटीज हैं उनका सम डिवाइड बाय नंबर, रिलेशनशिप इन दोनों के दरम्यान में cos फाई का रहेगा। अगेन cos यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, इसका आंसर मैंने प्रीवियस लेक्चर में दे रखा है RL सीरीज सर्किट में। एनीवेज यहाँ पे VMIM को 0 में ऐड करो, फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह आज से आ गए। और फिर ये भी कि जो नीचे 2 मौजूद है डिनोमिनेटर में, इस 2 को हम उसका स्क्वायर रूट दे के 2 बार अलग अलग लिख लेते हैं, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब भी आप देखिए डिनोमिनेटर में जब हमने VM और IM को अलग अलग डिनोमिनेटर दिया तो 2 को स्क्वायर रूट के साथ दिया, जब इन डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स ये एक ही स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएंगे, और 2 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम स्क्वायर के साथ लिख सकते हैं, 2 रेज़ पावर 2, ये 2 स्क्वायर। तो आप देखोगे कि स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, रिजल्ट फिर भी क्या रहेगा 2, तो हम इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अब आप देखो VM ओवर अंडर रूट ऑफ 2, ये V की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वोल्टेज की, और IM ओवर अंडर रूट ऑफ 2 ये करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो हम इसको हम चाहें तो नीचे हम एक बार RMC दोनों के नीचे लिख दें रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़, और चाहो तो आप इसको डायरेक्ट लिख के फिर नीचे बता दो कि V और I जो है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ हैं वोल्टेज और करंट के लिए। और जो साथ cos फाई आ रहा है ये पूरे इस सर्किट का जो RC सीरीज सर्किट है इसके लिए ये क्या है, इसका पावर फैक्टर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स के RL सीरीज सर्किट की तरह RC सीरीज सर्किट भी आपको समझ आया होगा। आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें। वीडियो को लाइक करना है, फैलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।